जब यूपीए की सरकार थी तो त्राहिमाम करती जनता को एक उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी अगर सरकार बनाते हैं तो उसके बाद कम से कम महंगाई पर अंकुश तो लगती हुई दिखाई देगी। लेकिन महंगाई एक ऐसा दानव है जो किसी के रोके थमने का नाम लेने को तैयार नहीं है और नरेंद्र मोदी की सरकार भी अब इसके सामने पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। गैस के सिलेंडरों में 16 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि करीब 14% उसकी कीमत का है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, फल पहुंच के बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह महंगाई ऐसी कमरतोड़ तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है कि वित्त मंत्री को भी अब मानना पड़ रहा है कि चूंकि वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है और महंगाई की इस मार को आप नहीं रोक सकते। अगर यही स्थिति थी तो फिर इस नई सरकार की जरूरत क्या थी? कहां है वो अच्छे दिन जिसका सपना आज तक हम देख रहे हैं? 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं मोदी की सरकार को। आइए जरा देखते हैं ये महंगाई कैसे आपके बजट को नहीं, आपके परिवार को नहीं, आपकी जिंदगी को लील रही है। देखिए रिपोर्ट। अब की बार महंगी सरकार, महंगाई से त्रस्त जनता मानो यही राग अलाप रही है। आम जनता के ऊपर महंगाई का नया हंटर पड़ा है गैस सिलेंडर की शक्ल में। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में एक ही झटके में 16 रुपए 50 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी तब हुई जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ा दिए थे। पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया था। सरकार ने तेल की कीमतों के बढ़ने के पीछे अपनी दलील भी पेश की। अगर इस बार इराक की घटना नहीं होती तो पेट्रोल की दाम घटती, लेकिन हम उससे बच नहीं पाए। लगभग दिल्ली जैसे प्रांतों में 2 रुपया तक बढ़ोतरी करना पड़ा है। एग्जैक्टली 1 रुपया 59 पैसा हम लोगों को बढ़ाना पड़ा है। और डीजल की जो पिछले 17 महीने से जनवरी 1 से जो बढ़ रही थी, जो वित्तीय घाटा को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए थे, वो बड़ी है। लेकिन सरकार की ये दलील शायद उस आग को नहीं बुझा पाएगी जो तेल की कीमत बढ़ने से आम आदमी की जेब में लगी है। पहले कांग्रेस के राज में भी यही था, अब मोदी जी आए हैं, उन्होंने भी यही कर रखा है। वैसे ये कह रहे थे कि क्या नाम है, अच्छे दिन आएंगे। बताओ क्या अच्छे दिन आए? रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ गए, आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा? अरे वो हर साल होता है, हर महीने होता है भैया, हर रोज होगा, क्या करा जाए? बढ़ेगा तो झेलना तो पड़ेगा ही। नई सरकार आई थी, महंगाई कम करने की बात कही थी, क्या लग रहा है? यही अच्छे दिन आ गए हैं कि रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार को सत्ता संभाले हुए 1 महीने से कुछ ज्यादा ही वक्त हुआ है। इस बीच गैस और पेट्रोल से लेकर प्याज तक के दाम आसमान को छूते जा रहे हैं। प्याज के बारे में तो कहा जा रहा है कि बाजार में प्याज की कीमत दुगनी भी हो सकती है। तो वहीं रेल भाड़े में भी तकरीबन 14% की बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सत्ता संभालने से पहले मोदी ने दावे किए थे कि वो जनता को महंगाई से मुक्ति दिला देंगे, लेकिन जिन कड़वे फैसलों की बिना पर सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि मोदी भी महंगाई के इस चक्रव्यूह को अब तक भेद नहीं पाए हैं। आम आदमी को उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी तो महंगाई भी कम होगी, लेकिन एक के बाद एक महंगाई के झटकों ने आम आदमी की उस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। अब थोड़ी बहुत उम्मीद बची है तो आम बजट से, जिसमें आम आदमी को लगता है कि मोदी सरकार ने महंगाई कम करने को लेकर जो वायदे किए थे, उन वायदों की एक छोटी सी झलक उनको देखने को जरूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। अच्छे दिन आए हैं या अच्छे दिन आएंगे या अच्छे दिन आएंगे क्या? इन सवालों का जवाब शायद हम में से किसी के पास नहीं है। आइए जरा लेकिन इस पर चर्चा कर ही लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रामेश्वर चौरसिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं और अर्थशास्त्री विजय मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चौरसिया जी, अच्छे दिन आ गए या अभी भी आप सपना दिखा रहे हैं हम लोग को? आवाज ठीक कराओगे? चौरसिया जी, आवाज आ रही है हमारी? आवाज तो आ रही थी, थोड़ा तेज बोलिए। जी रामेश्वर जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी। बिल्कुल यही सवाल हम पूछना चाह रहे थे। आम जनता की आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो हर कोई आज यही कहता है, क्या अच्छे दिन कभी आएंगे? भाई कब आएंगे? अजय जी बात सही है, महंगाई बढ़ी है, ये तो दिख ही रहा है जी। लेकिन मैं कहता हूं अजय जी कि जो पिछले
10 साल या 15 साल जो भी सरकारें चली है जी, और अभी सरकार जो स्टेप ले रही है ठीक करने की, तो मैं मानता हूं कि 1 महीना का वक्त ज्यादा नहीं होता है। सरकार अभी समझ रही है, मौका मिलना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये समय ऐसा होता है बरसात के समय में, एक तो आप देखे हैं जमाखोरी हो जिस कारण से भी हो, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं इसमें, सरकार कड़े कदम उठाएगी। हम भी पहले चाहते थे कड़े कदम उठे। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में जितनी महंगाई बढ़ी, जैसे डीजल हो गया 22 रुपये से सीधे 59 रुपये 60 रुपये, तो एक दिन में ये कंट्रोल हो जाएगा। जो प्रोसेस चला है उसको कंट्रोल करने में, उसको नियंत्रित करने में समय लगता है। और मैं मानता हूं कि सरकार जो चिंतित है, सभी फाइनेंस मिनिस्टर की भी मीटिंग इन्होंने किया, आपने देखा फूड सेक्रेटरीज की भी मीटिंग की, कड़े निर्देश भी दिए हैं राज्यों को कि आप होर्डिंग को रोको। रामेश्वर जी देखिए, यही सारी बातें, बरसात में फल सब्जियां महंगी होती है, रामेश्वर जी यही दलील कांग्रेस पार्टी दिया करती थी, रेट बढ़े उसके चलते हुआ। लेकिन जी यही दलील कांग्रेस पार्टी दिया करती थी। 10 सालों से यही बात सुनते सुनते हम सबों के कान पक गए हैं। देखिए मैं दलील, अजय जी मैं कोई दलील नहीं दे रहा हूं। हाँ। देखिए अजय जी मैं कोई दलील नहीं दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी सॉल्यूशन बताती तो 10 साल तक लगातार महंगाई बढ़ी थी। हम ये आपको कह रहे हैं कि इसके लिए समय लगता है, और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में चीजों को नियंत्रित सरकार करेगी। सरकार कड़े कदम उठा भी रही है, और सरकार जो होर्डिंग करने वाले हैं प्रदेशों को निर्देश भी दे रही है। जिन कारणों से बढ़ी है, अब रामेश्वर जी किन कारणों से बढ़ी बताइए ना। 30 दिन से ज्यादा आपकी सरकार को हो चुका। करेंगे जरा सोचिए रामेश्वर जी, मैं बहुत मोटी बात आपसे समझना चाहता हूं। आलू, फल, सब्जी, ये सब चीज बहुत दिनों तक लोग स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। भाई आप कह सकते हैं पेट्रोलियम की दाम बढ़ेगा क्योंकि इराक में युद्ध जैसी स्थिति है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन प्याज महंगा हो जाना, जिस तरीके से आलू की दिक्कत होती दिख रही है, बाकी सब्जियों में आग लग रही है। आपके वित्त मंत्री जी जो है वो कह रहे हैं महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, हम जानते हैं, हम चिंतित हैं। अरे भाई तो कीजिएगा क्या? आखिरकार जनता क्या करे? हम लोग खाना छोड़ दें क्या? देखिए अजय जी, सवाल ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें। आलू और प्याज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ये मान करके चलिए कि इस सीजन में आलू और प्याज नहीं होता, बरसात में इसकी दाम हमेशा बढ़ती है। और मैं मानता हूं कि अगर मानसून का ये देखकर कि मानसून कम हो रहा है, इस हैबॉक के चलते बढ़ रहा है, तो सरकार चिंतित है, सरकार नियंत्रण करेगी। और जहां जहां भी होर्डिंग इसकी हो रही है तो सरकार के निर्देश हैं, इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं मानता हूं कि आप ये नहीं, ऐसा आप जो जिन सब्जियों और फल की बात कर रहे हैं, कुछ तो फ्रेट बढ़ने से बढ़ता है। और मैं मानता हूं, मान करके चलिए कि हर बरसात में हरी सब्जियां कोई स्टोर करके नहीं रखता है। वही मैं आपसे कह रहा हूं, यही सब बातें, लेकिन आप लोग उस समय नहीं मानते थे। शहजाद जी, शहजाद जी, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होती थी भाई। मैं आज जो बयान सुन रहा हूँ बीजेपी के नेताओं का, और खासकर इनके जो एग्रीकल्चर मंत्री रहे, आज रामविलास पासवान कह रहे हैं कि टीवी देखने से ये बढ़ जाती है दामें। ये सारी जो इनकी बातें हैं, फ्रांस में एक रानी हुआ करती थी मैरी एंटोनेट, तो जब वहां के लोग भूखे मर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास ब्रेड नहीं है खाने को, तो उसने बोला अच्छा ठीक है, उनको केक दिया जाए। नहीं, आप केक खिला रहे थे, हम लोगों ने बड़ा केक खाया है। अब ऐसा नहीं, मैं आपको समझा अजय जी, आपकी हंसी बता रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमें बड़ा केक खिलाया। आपको आप दोनों पार्टियां बहुत केक खिला रही हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब मोदी जी सरकार बनाने की कवायद कर रहे थे और होर्डिंगें लगा रहे थे कि ये उनका एक होर्डिंग था कि पेट्रोल और डीजल के दाम से जनता की मार को हम राहत देंगे, तब इसमें इन्होंने नीचे एस्ट्रिक्स लगा के कहा था कि आने वाले समय में हम बढ़ाते जाएंगे और 1-2 साल के बाद वो कंडीशन सप्लाई आपके लिए भी था। तो दूसरी बात नहीं, आप जो कह रहे हैं, मेरा तो पहला एक बात यह है कि राजनीतिक अवसरवाद, जब हम लोग कारण बताते थे तो उसको बहाने बताया जाता था। जब हम लोग कहते थे कि ये कड़े कदम है तो उसको कड़वे कदम कहा जाता था, चाहे वो किसी भी मामले में। तमाम कड़े कदम के बाद भी महंगाई वही रही ना बिजान जी, मैं गलत कह रहा हूं? तो अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि मेरी एक छोटी सी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात ये है कि आज जो मोदी जी कड़े कदम कह रहे हैं, क्या वो उन कड़े कदमों पर पूरी तरह से चल रहे हैं? शुगर में, एक्सपोर्ट में अभी भी सब्सिडी दी जा रही है। क्या उन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए? नहीं, उन्होंने उसको रुकवा दिया। मैं तो बस इतना, देखिए मैं तो इतना मानता हूं कि महंगाई से आप लोगों ने हमारी कमर तोड़ी, हमने बदलकर मोदी सरकार को रखा, अब मोदी सरकार भी शायद हमारी कमर तोड़ी। बिजान जी क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल इसी आपको यह समझना होगा कि कोई भी पार्टी जब वो लीडरशिप लेते हैं, जब सत्ता पे आते हैं, उनका फर्ज बनता है कि आम आदमी का चिंता को लेकर वो अपना चिंता बनाए उनको। तो महंगाई को देखते हुए या कौन सी नीति आप अपनाएंगे, किस ढंग से इसको आप रोकेंगे, क्या क्या कदम लेंगे,
ये केवल चर्चा तक सीमित नहीं होनी चाहिए जी। ये एक इस ढंग का एक्शन पॉइंट्स आ जाना चाहिए। ये एक्शन होता हुआ दिख रहा है आपको क्या? वेल देखिए, हम कहेंगे कि अभी तक एक दो कदम जो लोग लिए हैं जी, जो हम लोग चाह रहे थे कि यूपीए सरकार ले 10 साल पहले जी, वो आज जैसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे अमेंडमेंट की चर्चा शुरू हो गई है सरकार के अंदर में। लेकिन होते होते 10 साल लग जाएंगे। नहीं, बट ये हम लोग नहीं होने देंगे जी, बिकॉज हम देखिए, आप हम लोगों को भी ट्रैक करते हैं मीडिया होकर। हम लोग केवल एक काम जो हम लोग बराबर करते रहते हैं कि सत्ता पे जो भी हो, ठीक है, या ऑपोजिशन में भी हो, लेकिन वो यदि प्रो कांग्रेस आई मीन प्रो कंज्यूमर है तो वो हमारे साथ है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अगर इस चर्चा को थोड़ा सा एक और दिशा देते हैं बिजॉन जी, आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान जी ने जिस केक का जिक्र अभी शहजाद साहब कर रहे थे, उस केक को कैसे आपके सामने परोसा है। जरा देखिए कि इस सरकार के मंत्री कैसा बयान देने लगे। जो ही टीवी में अखबार में सुनता है कि मानसून कम होने वाला है या ये होने वाला है, तो जमाखोरी बढ़ जाती है, मुनाफाखोरी क्या कहते हैं, काला बाजारी क्या कहते हैं, बढ़ जाती है। अब रामेश्वर जी से जरा एक सवाल ले लेते हैं। रामेश्वर जी, भाई आपके मंत्री साहब कह रहे हैं कि टीवी पर जैसे ही पता चलता है कि आलू प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, जमाखोरी बढ़ जाती है। जरा आप बताइए, सरकार आपकी, आधे से ज्यादा देश में राज्य सरकारें आपकी, जमाखोरी कहां बढ़ रही है? आपके मंत्री जी कुछ सोच समझकर कुछ बयान देंगे या हम लोगों की पेट पर जो पहले से सिकुड़ चुकी है 2 लात और मार देंगे? देखिए, जनता की, हम भी जनता हैं, आप भी जनता है, हम चिंतित है। और मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, चुने देखिए, इन सब चीजों पर एक ठोस नीति अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हर साल जमाखोरी करते रहे, हम देखते रहे, बयानबाजी करते रहे। हम मिश्रा जी से बिल्कुल सहमत हैं कि इसके लिए कड़े एक्शन की जरूरत है और सरकार चिंतित है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे दिल्ली में रेड हुआ, दिल्ली में जमाखोरों पे, और जहां जहां पता चलेगा रेड होगा, इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। मैं वही कह रहा हूं, शहजाद जी अभी बोल रहे थे, भैया ये अगर बता रहे तो 10 साल तक तो आप क्यों नहीं करके दिखाए, 1 साल भी करके दिखाते। ये जो छोड़ गए हैं तो उसको झेलने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, आपने झेला, जनता ने आपको रास्ता दिखा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अभी 1 महीने जुम्मा हुआ है, सरकार एक्शन में है, काम कर रही है, चिंतित भी है। और मानसून की बात हो चाहे इराक की बात हो, ये अपनी जगह है, लेकिन सरकार को करने में, ठोस काम करने में समय लगता है। चौरसिया जी, मैं 3 चीजों को बिना हस्तक्षेप के मैं आपको पहले क्लैरिफाई कराता हूं। आप लोग जो जमाखोरी की बात कर रहे हैं जगह जगह पर, मुझे ये बता दीजिए, ये NHRDF के अध्यक्ष का, डायरेक्टर का बयान है कि 15 लाख टन अनियन जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में, चलिए बाकी कांग्रेस स्टेट आपका समर्थन नहीं कर रही, कालाबाजारी कर रही है, जमाखोर कर रही है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि वहां से उन अनियंस को क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा है और लोगों को राहत नहीं दी जा रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मिश्रा जी जैसे जो लोग थे, वो हमें, जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, उनका ट्वीट में पढ़ रहा हूं कि पेट्रोल प्राइस इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये जो माल है ये 10 जनपद जाने वाला है। जब ऐसी बातें की जाती थी, तब बिजॉन जी और बाकी के जो अर्थशास्त्री लोग थे, वो लोग कभी बीजेपी को एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन कहने को क्यों नहीं कह रहे थे? तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की और बाकी चीजें नहीं थी क्या? तो वो भी तो, तब भी तो आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली उसको बोलते, तब आप लोगों के मुंह पर चुप्पी क्यों साधी थी? वो मेरा सवाल है कि ये अवसरवाद को क्यों आप बीच में लाते हो आर्थिक नीतियों में? नहीं, हम लोग ये तो आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं बराबर। और तीसरी बात, एक तीसरी बात, आप फिर रिप्लाई कीजिए। तीसरी बात, चौरसिया जी इतने चीजें गिना रहे हैं, मैं चौरसिया जी को याद दिला दूं, आपके मैनिफेस्टो में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात की गई है। आपके मैनिफेस्टो और मोदी जी की जो कार्य समिति बैठी थी 2011 में, उसमें कहा गया था कि एसेंशियल कमोडिटी, उनको जवाब तो देने दीजिए। एसेंशियल कमोडिटीज की ट्रेडिंग पर बैन लगेगा। कांग्रेस आज आपको बोलने का मौका भी नहीं देना चाहती। नृपेंद्र मिश्रा के अपॉइंटमेंट के लिए आप अध्यादेश ला सकते हो, ये एपीएमसी और इन चीजों के लिए नहीं ला सकते। क्या जवाब है आपके पास? चौरसिया जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। शहजाद जी ने कई सवाल आपके ऊपर खड़े कर दिए। कुछ पूछ रहे थे, मैं सुनाई नहीं पड़ा जी।
शिवराज जी ने कई सवाल एक साथ खड़े कर दिया आपके ऊपर। मैनिफेस्टो में लिखी गई चीजें और मोदी जी ने जो चीजें अपनी कार्य समिति की रिपोर्ट में लिखी है, उन चीजों को लागू करने में आप क्यों समय लगा रहे हैं? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड तैयार कीजिए, फ्यूचर ट्रेडिंग बैंक कीजिए। जी आप पढ़े लिखे आदमी है, जरा सुन लीजिए। आप बोलिए तो मैं सुन लिया, आप सुन तो लीजिए जी। शाहजहां जी ये बताइए हमको, 10 साल में आपने 22 रुपये डीजल का 60 रुपया कर दिया। अटल जी ने 18 से आपके समय में $20 प्रति बैरल होता था, आज $120 प्रति बैरल है। उसको आप नहीं बता रहे हो। जो अंतर्राष्ट्रीय कारण आपके लिए थे वो हमारे लिए नहीं थे। आप जो गिना रहे हैं, आपके समय पे इराक क्राइसिस हुआ, 2006 में भी इराक क्राइसिस हुआ था, जब तब जॉर्ज बुश गए थे इराक में वॉर लड़ने के लिए। ये सारी चीजें आप भूल गए। उनकी बात तो सुन लीजिए। चलिए, सिर्फ इराक क्राइसिस की बात तो मैं कर नहीं रहा हूं।